नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेशा। लास्ट क्लास में हम बात करते आए हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। हमने बहुत सारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े, साथ ही में हमने और भी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े जिन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास में जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैक्टर, मेंडेलियन फैक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। इतनी बात हमारे को लास्ट चैप्टर में समझ आ गई थी, राइट? और हमने वहाँ पर एक और चीज़ समझ ली थी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं हमारे जीन्स। क्या बैठे हुए हैं? हमारे जीन्स बैठे हुए हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है डीएनए का। ये बात भी हमारे को समझ आ गई थी। और हमने बात करी थी कि जो क्रोमोसोम्स हैं और जीन्स हैं वो इनहेरिटेंस का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने का एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पर बात आके रुकती है और बहुत सारे साइंटिस्ट ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि जो हमारा क्रोमोसोम है आखिर वो बना किसका है। हमने जितनी भी अभी तक स्टडीज पढ़ी वो सारी की सारी क्या थी? क्रोमोसोमल लेवल पे थी। आ रही है बात समझ में? लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे वो इस बात पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो आखिर बने किस चीज़ के हैं। क्या वो बने हुए हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, या फिर वो बने हुए हैं आरएनए के, या फिर वो बने हुए हैं किसके? डीएनए के। आखिर इन तीनों में से किस चीज से हमारा जो क्रोमोसोम है वो बना हुआ है? मतलब कि क्रोमोसोम की हमारे को क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर स्टडी चाहिए। क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर स्टडी चाहिए, ठीक है। अब आपके घर में क्या होता है? मम्मी बोलती है मैंने रोटी और सब्जी बनाई है, ठीक है, लेकिन आप हो डाइट पे, आपको करना है वेट लॉस, और आप पूछते हो मम्मी से कि मम्मी रोटी किसकी बनाई है? क्या गेहूं की बनाई है? ठीक है, गेहूं के आटे की बनाई है, या फिर मक्के के आटे की बनाई है, या फिर बेजड़ के आटे की बनाई है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट करे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, किसके ज़रिए? गमीट्स के ज़रिए। तो वो बने किस चीज़ के हैं? हमारे अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं जो इन क्रोमोसोम्स और जीन्स की वजह से आ रहे हैं वो किसके वजह से आ रहे हैं? क्या वो एक्सप्रेशंस प्रोटीन ला रहा है, या फिर आरएनए ला रहा है, या फिर डीएनए ला रहा है? तो इन सब पर जो हमारे साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एफ मिशर। क्या नाम था? एफ मिशर। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये पहले साइंटिस्ट थे। कौन थे ये? पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में से एक सेल के न्यूक्लियस में से, कहाँ से? एक सेल के न्यूक्लियस में से। ये क्या है? एक सेल है, राइट? और ये सेल का क्या है? ये सेल का न्यूक्लियस है। और इसके अंदर से इन्होंने क्या निकाला? कुछ मटेरियल निकाला। क्या निकाला? कुछ मटेरियल निकाला जिसको इन्होंने बोला न्यूक्लियस, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं। अब हमारे को पता है ये क्या है? सेल है। तो जो हमारे एफ मिशर थे, एफ मिशर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सेल लिया, ठीक है, सेल लिया। ये क्या है? सेल है, ठीक है। अब इस सेल के न्यूक्लियस में से, सेल के न्यूक्लियस में से उन्होंने क्या निकाला? कुछ मटेरियल निकाला, जो कि उन्होंने सोचा कि शायद यही मटेरियल होगा जो आगे इनहेरिट किया जाता होगा नेक्स्ट जनरेशन से। आ रही है बात समझ में? और इस मटेरियल को निकाल के इन्होंने इस मटेरियल को क्या बोला? न्यूक्लियन बोला। क्या बोला? न्यूक्लियन बोला। तो हमारे को ये तो समझ आ गया कि भाई ये जो न्यूक्लियन है यही क्या बना रहा है? हमारा जेनेटिक मटेरियल बना रहा है। यही क्या बना रहा है? हमारा जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, ठीक है।
और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आगे क्लास में भी पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका एक एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने भी किया था, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, जहां पर इन्होंने एक बैक्टीरिया के साथ में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है वही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो न्यूक्लियन है ये बना हुआ किस चीज़ का है। कन्फ्यूजन था कि भाई प्रोटीन से बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है, तो ऐसे काफ़ी सारे नाम आप इस चैप्टर में सुनने वाले हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी फाउंडेशन तैयार करते हैं और ऐसी फाउंडेशन तैयार करते हैं कि जिससे आपको ये जो चैप्टर है जो इतना भारी लगता है, और एक्चुअली में अगर आप बोर्ड्स के हिसाब से इस चैप्टर का वेटेज देखेंगे तो इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। और वेटेज को अगर हम एक बार साइड में भी रखते हैं और हम थोड़ा सा आगे के चैप्टर्स के बारे में भी सोचते हैं, तो जो हमारा एवोल्यूशन है वो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है कि कैसे एवोल्यूशन हो रहा है। आगे अगर आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, अगर आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो वो सारा आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल की स्टडी पर बेस्ड है और वो भी मॉलिक्यूलर स्टडी पे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है, तो भी आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ और करना है या किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है, तो भी आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ये यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसका काफ़ी अच्छा दम है आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। बात आ रही है समझ में? तो अगर आप ये आज फाउंडेशन क्लास जो आपकी है, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो क्या होगा, आपकी बेस तैयार हो जाएगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। बात समझ में आ रही है? तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने सुना कि डीएनए, ये एक टर्म है। आपके पास में एक टर्म आएगा आरएनए, ये एक आपको सुनाई देगा। उसके बाद में आपको आरएनए के पता चलेंगे कि भाई आरएनए भी बहुत सारे तरीके के हैं, एमआरएनए है, आरआरएनए है, ठीक है, टीआरएनए के बारे में भी आप सुनोगे। बात समझ आ रही है? फिर आप सुनोगे एक नाम सेंट्रल डॉग्मा, क्या सुनोगे? सेंट्रल डॉग्मा सुनोगे एक नाम। फिर जब हम बात करेंगे डीएनए के आरएनए के स्ट्रक्चर की, तो आप काफ़ी सारे नाम सुनोगे, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड, क्या सुनोगे? न्यूक्लियोसाइड सुनोगे। फिर आप सुनोगे कि एक तो न्यूक्लियोसाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। फिर आप दिमाग खुजाओगे कि मैम इसमें एक एस और टी का फ़र्क ही तो है, इतना क्या ज़्यादा बड़ा फ़र्क होएगा इसमें, तो इस डिफरेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, क्या ऐसा खास डिफरेंस है इनमें कि भाई डीएनए अलग हो गया और आरएनए अलग हो गया, और तुम मानोगे नहीं मेरी बात, सिर्फ 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं इनमें और ये दोनों बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? फिर आप एक स्टेटमेंट सुनोगे कि डीएनए जो है हमारा दैट इज प्रीडोमिनेंटली द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। क्या स्टेटमेंट सुनोगे कि जो आपका डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है प्रीडोमिनेंटली। एनसीईआरटी कह के जाती है आपका कि डीएनए इज प्रीडोमिनेंटली द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप सुनोगे थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड नाम, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें कि आप सुनोगे कि प्यूरिन है, ठीक है, फिर आप सुनोगे कि पिरिमिडीन्स हैं। आ रही है बात समझ में? फिर आप जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे 2 चेन्स बन रही हैं, और जो चेन्स बन रही हैं उसमें 2 तरीके के बॉन्ड्स हैं। एक आपके पास में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और एक आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक आपके पास में क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये बॉन्ड
कहाँ हैं, कैसे बनते हैं, किसके बीच में बनते हैं और कितने बनते हैं, ये सारे बेसिक पॉइंट्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। बात समझ में आ रही है? तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो इस भारी चैप्टर को बिल्कुल हल्का और स्मूथ बनाने के लिए? रेडी हो तो अपने कान और दिमाग खोल के बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम चालू करते हैं हमारे न्यूक्लिन के साथ में। किसके साथ में? न्यूक्लिन के साथ में, जो कि एफ मिशर ने एक सेल के न्यूक्लियस में से निकाला था। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिन है ये किसका बना हुआ था? न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ था। हमारे पास में, हमारी बॉडी में 4 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं, राइट? बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर जो था आपकी 11th क्लास में, उसमें हमने 4 बायोमोलिक्यूल्स की बात करी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। आज यहाँ पर इस चैप्टर में हम मेजरली किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। किसकी बात करने वाले हैं? न्यूक्लिक एसिड्स की। आ रही है बात समझ में? अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, ठीक है? एक हमारे पास है हमारा डीएनए। क्या है? एक हमारे पास में है हमारा डीएनए, ठीक है? और दूसरा हमारे पास में क्या है? दूसरा हमारे पास में है आरएनए। आई बात समझ में? अब ये जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्योंकि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक सफिक्स है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए सैकराइड लगता है, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड के लिए खुद न्यूक्लिक एसिड लग जाता है। आगे डीऑक्सीराइबो क्या है? प्रीफिक्स है, और यही डिसाइड करके जाता है कि डीएनए किससे बनेगा। ये डीएनए है, राइट? वैसे ही अगर हम आरएनए की बात करें तो एनए तो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। आर से क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर से क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारे पास में अब यहाँ पर क्या है? एक तो हमारे पास में डीएनए है और एक आरएनए है। अब हमारे को इनके बीच के क्या समझने हैं? डिफरेंसेस समझने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे हमारे डीएनए के बारे में, जिसको हमारी एनसीईआरटी क्या बोल के गई है? प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटीरियल। क्या बोल के गई है? प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटीरियल। आपको पता है ये जो एनसीईआरटी बोल के गई है ना, इसको एनसीईआरटी पूरा समझाकर भी जाती है कि क्यों डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। आगे आने वाले क्लासेस में हम एक लड़ाई लड़ेंगे। हम तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? एक्चुअली डीएनए और आरएनए एक लड़ाई लड़ेंगे, जिसको हम क्या करेंगे? जिसका हम फोरकास्ट करेंगे यहाँ पर, और ये बताएंगे कि इन दोनों में से कौन जीतता है और कौन क्या बन जाता है? प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल बन जाता है, ठीक है? तो आगे आने वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना तो बनता ही है। आओ तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे पहले तो हमारा ये जानना बनता है कि ये डीऑक्सीराइबो क्या है। तो आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो किससे बने होते हैं? कुछ कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, जिसमें से एक आपके पास होती है शुगर ग्रुप। एक क्या होता है? शुगर ग्रुप होता है। एक आपके पास में होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। और एक आपके पास में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरा मिलकर क्या बना देते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, ठीक है? क्या बोला मैंने?
जो मैंने बोला इसको एक बार लिख लेते हैं। अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड में आपके पास क्या होता है, एक शुगर बेस होता है, ठीक है। क्या होता है, एक शुगर का बेस होता है। शुगर के साथ में कौन जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ होता है। कौन जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम प्यूरिन पिरिमिडिन बोल के जा रहे हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर हमारे को क्या बनाना है, इसको न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो इसमें एक ग्रुप और जुड़ा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी क्या बना दी हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी बना रही हैं एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बना रही हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। अब एक एक करके इनके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम साथ साथ में आरएनए के भी कंपैरिजन करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे शुगर के बारे में। आ रही है बात समझ में? तो शुगर हमारे पास यहाँ पर कैसी होती है, एक पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर मतलब ऐसी शुगर जिसमें कि क्या है, 5 कार्बन है। क्या है, 5 कार्बन है। तो अब हमारे को यहाँ पर समझ आ गया है कि जो हमारी पेंटोज शुगर है वो क्या है, 5 कार्बन की है। मतलब एक शुगर में हमारे पास क्या है, 5 कार्बन होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेसिक शुगर की। चलो आ जाओ, बेसिक शुगर की यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक शुगर है जो कि क्या बना रही है, न्यूक्लियोटाइड बना रही है, ठीक है। 5 कार्बन है हमारे पास में, तो हम क्या बनाएंगे, 5 कार्बन बनाएंगे पहले तो, ठीक है। कैसे कैसे बनेंगे देखो, यहाँ पर तो क्या लग जाएगा, O लग जाएगा। एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, दूसरा तीसरा कार्बन यहाँ पर, चौथा कार्बन यहाँ पर, और 5वां कार्बन इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, येस और नो? तो यहाँ पर इसको हम नाम देंगे 1 प्राइम, इसको हम नाम देंगे 2 प्राइम, इसको हम नाम देंगे 3 प्राइम, इसको नाम देंगे 4 प्राइम, और इसको नाम देंगे 5 प्राइम। 1 2 3 4 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्राइम लगाएंगे। जो आप ये नंबर के ऊपर ऐसे लगाते हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, येस और नो? ठीक है, फॉलोइंग मी, येस और नो? ठीक है, चलो। तो अब इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास में, यहाँ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है। बात आई समझ में? ठीक है। डीएनए की हम शुगर की बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबो। मतलब डीऑक्सी मतलब कहीं से हमने ऑक्सीजन हटा दिया है, कहीं से हमने ऑक्सीजन हटा दिया है। तो हमने कहाँ से हटाया है, राइबो में से ऑक्सीजन हटाया है। तो पहले यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, राइबो शुगर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, राइबो शुगर। तो राइबो शुगर कैसे बनती है, यहाँ पर H है 2 प्राइम कार्बन पे, यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में H है, और यहाँ पर CH2OH है। दिस इज योर राइबो शुगर। ये कौन सी शुगर है आपकी, ये आपकी राइबो शुगर है, जो कि आपका क्या बनाएगी, नाम सुनो ढंग से, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आपका क्या बनाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज योर RNA। अब इसके अंदर क्या होता है, इसी राइबो शुगर के अंदर में हमारे पास में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जिनसे ये बना हुआ है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें कुछ चेंज होता है। यहाँ पर आ रही है बात समझ में? चेंज क्या होता है, जब हमारे को क्या बनानी है, डीऑक्सीराइबो बनानी है। मतलब यहाँ कहीं से हम क्या हटा देंगे, डीऑक्सी कर देंगे, मतलब कि ऑक्सीजन हटा देंगे। कहाँ से हटेगी ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन ये वाली हट जाएगी 2 प्राइम वाली हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से, ठीक है। और ये बना लेगी फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या बना लेगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। बनाए, आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये हमारा 5वां CH2OH। बात समझ में आ रही है? जब हम फर्स्ट प्राइम पे लगाएंगे, सेम टू सेम वैसा का वैसा लगा देंगे। OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, और यहाँ पे हमने क्या बोला, 2 प्राइम वाले कार्बन पे ऑक्सीजन हटा देंगे, तो क्या रह जाएगा हमारा, सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा। आ रही है बात समझ?
फिर हमारे पास में यहाँ पर H, यहाँ पर 3 प्राइम पे OH, फिर यहाँ पर हमारे पास में 4 प्राइम पे क्या है, H है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे ध्यान रखेंगे, H कहाँ पर, OH कहाँ पर, ये तो इतना कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो बात क्या है हमारी, हमेशा ये सोच के चलना कि ऊपर OH आता है। OH क्या है, H से बड़ा है साइज में, तो हमेशा OH को ऊपर रखेंगे। आप कहाँ से चालू करोगे, आप 1 प्राइम से चालू करो। किससे चालू करो, 1 प्राइम से चालू करो। पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की हम रिंग तो बना लेंगे, इतना हम याद कर लेंगे, और सर पे क्या रख देंगे, हम ऑक्सीजन को रख देंगे। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है। ऐसा मानो कि ये एक पेंटागन रिंग है और रिंग के ऊपर क्या रहता है, यहाँ पर आपका डायमंड रहता है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये आपका क्या है, डायमंड है। ठीक है, अब इसके हर एक पॉइंट पर आपको क्या लगाना है, एक कार्बन लगा देना है। 4 कार्बन आ गए और एक कार्बन अपनी पूंछ लेकर आ रहा है, कार्बन को लेकर आ रहा है। हमने क्या बोला कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप से साइज में बड़ा है, इसलिए हमेशा ऊपर रहेगा। इसलिए हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ OH ऊपर है और H नीचे है। अगर हम कहाँ पर देखें, राइबो शुगर में भी देखें, तो यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है। फिर आप कहोगे कि मैम ये रिंग के अंदर तो आपने H ऊपर लगा दिया और OH यहाँ पर क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि रिंग तो छोटी सी है, उसमें हम 2 बड़े बड़े OH तो लगा नहीं सकते ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एडजस्ट करने के लिए H आ जाएगा। इतनी बात याद रखना, इससे याद रहेगा तुम्हारे को कि यहाँ पर क्या है, रिंग के अंदर जगह कम है, तो इसलिए हमने छोटे छोटे क्या लगा दिए, H लगा दिए। और नीचे अगर हमारे को राइबोज शुगर लगानी है तो दोनों तरफ OH लगा देंगे। नहीं तो अगर हमें डीऑक्सी राइबोज बनाना है, ये कौन सा है हमारा शुगर, ये हमारा डीऑक्सी राइबोज है। बात आ रही है समझ में, तो हम यहाँ पर एक जगह H लगाएंगे और नीचे OH लगा देंगे। फिर हमारा वाला कॉन्सेप्ट, हम रिंग के बाहर आ गए तो हमारा OH ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड ये हमारा 5 प्राइम। क्या आपको रिंग समझ आ रही है कि ये राइबोज है और ये डीऑक्सी राइबोज है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या हटा दिया, 2 प्राइम पे से जब ऑक्सीजन ग्रुप हम हटा देते हैं, 2 प्राइम से जब हम ऑक्सीजन ग्रुप हटा देते हैं तो ये क्या बन जाती है, डीऑक्सी राइबो, मतलब उसमें से डीऑक्सी कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में आपका अंतर यही आता है, आरएनए के और डीएनए में। डीऑक्सी राइबोज क्या बनाता है, डीऑक्सी राइबोज बनाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहला जो हमारा क्या है, फर्स्ट मेजर डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में, दैट इज द डिफरेंस ऑफ काइंड ऑफ शुगर, दैट इज द डिफरेंस ऑफ काइंड ऑफ शुगर। आई बात समझ में, राइट, यस और नो। चलो, तो यहां पर किसकी बात हो गई, हमने 3 कंपोनेंट्स बनाए थे शुगर, शुगर की हमने बात यहां पर कर ली है कि शुगर 2 तरह की होती है, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज से बनेगा डीएनए एंड राइबोज से बनेगा आरएनए। बात आई समझ की नहीं आई। चलो, अब हम आते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। कहाँ आते हैं, नाइट्रोजनस बेस के ऊपर आते हैं। आ जाओ, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारे जो नाइट्रोजनस बेस है ये क्या चीज है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ना, वो फिर से 2 तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास 2 तरह के थे और नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के। ठीक है, ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस हैं। एक बेसिस हैं जो अच्छे हट्टे गट्टे हैं, मतलब उनमें क्या है, 2 रिंग्ड का स्ट्रक्चर है, और एक थोड़े गरीब है जिनमें एक ही रिंग का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है। एक हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में है डबल रिंग्ड वाले नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, क्या है, डबल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसिस, ये डबल रिंग हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दूसरे हमारे पास में है
सिंगल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसिस। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? तो जो हमारे पास डबल रिंग्ड वाले हैं, ये कैसे हैं? डबल रिंग वाले हैं, दिखने में बहुत बड़े हैं, ठीक है। कितने हैं दिखने में? हमारे पास में क्या है? बहुत बड़े हैं, 9 मेंबर्ड रिंग है। समझ में आ रही है बात? अब ये जो बड़े हैं ना, इनका नाम पर छोटू सा है। इनका नाम क्या है? छोटू सा है, और इनका नाम है प्यूरीन। क्या नाम है? प्यूरीन है। दिखने में बड़े, दांत है बड़े, लेकिन नाम क्या है? छोटू सा। और ये जो प्यूरीन है ना, ये 2 तरह के होते हैं फिर से। एक हमारे पास में ए है और एक हमारे पास में क्या है? जी है। इन्होंने नाइट्रोजनस बेसिस ने क्या किया, जो अपनी ABCD थी ना, उसमें से कुछ लेटर्स चुरा लिए हैं और अपनी ही ABCD चालू करी है। बात समझ में आ रही है? तो जिनमें से प्यूरीन ने किसको ले लिया? ए और जी को, ए और जी को। और जो हमारे पास में सिंगल रिंग्ड है, जो हमारे पास में क्या है? सिंगल रिंग्ड है, और ये छोटू दिखते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है? बड़ा है, पिरिमिडीन। क्या नाम है? पिरिमिडीन नाम है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने पास में 3 अल्फाबेट्स ले लिए हैं। कौन कौन से ले लिए हैं? एक इन्होंने ले लिया T, एक इन्होंने ले लिया C, और एक इन्होंने ले लिया है U। 3 अल्फाबेट्स इन्होंने ले लिए और 2 अल्फाबेट्स इन्होंने ले लिए। इन सब ने मिलकर क्या कर ली? 5 अल्फाबेट्स की चोरी कर ली है, ठीक है। ए और जी को तो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ए और जी को तो उन्होंने क्या बना दिया? बड़ा बड़ा मेंबर बना दिया। सी के साथ में थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी, एंड PQRSTU, टी और यू को इन्होंने क्या बड़ा बना दिया? छोटू बना दिया, क्योंकि वो लास्ट में आते हैं। सी के साथ में यहाँ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? जो हमारे पास में प्यूरीन है, वो हमारे पास में ए और जी है। अब इनके कोई नाम तो देने पड़ेंगे। तो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एडेनिन, ए फॉर एडेनिन। एंड जी फॉर गुआनीन, जी फॉर गुआनीन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? राइट, नाम दे दिया। अब टी फॉर क्या है हमारे पास में? टी फॉर हमारे पास में थायमीन है, राइट। एंड सी फॉर क्या है हमारे पास में? साइटोसिन है। एंड हमारे पास में यू से क्या है? यूरासिल है। क्या है? यूरासिल है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो ये क्या है हमारे पास में? 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो हो गए। क्या होगा? नाइट्रोजन तो हो गए। तो जो हमारे पास में प्यूरीन है, उसके 1, 3, 7 और 9th प्लेस में हमारे पास में क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। 1st प्लेस पे, 3rd प्लेस पे, 7th प्लेस पे और 9th प्लेस पे हमारे पास में क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। और जो हमारे पास में सिंगल रिंग्ड है, उनके पास में 1st प्लेस में और 3rd प्लेस में क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। कहाँ का रहेगा? 1st प्लेस में और 3rd प्लेस में क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। मैम क्यों बता रहे हो? इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अभी तुम देखोगे, जब तुम पूरा DNA का स्ट्रक्चर बनाओगे, यही टिप्स तुम्हारे को काम आएंगे कि 1379 पे मैम ने नाइट्रोजन क्यों बताया था और वहाँ पर 1 और 3 पे नाइट्रोजन क्यों बताया था। सुन लो बेटा, सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर ली हमने। नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर ली या नहीं? यस और नो? समझ आ रही है? 2 हैं हमारे पास, एक जिनके दिखाने के दांत बड़े हैं, लेकिन क्या है? नाम उनका छोटा सा है, दैट इज डबल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या है? प्यूरीन है। लेकिन क्या है? प्यूरीन है। बात समझ में आ रही है? छोटू सा नाम है। यहाँ पर ये बातें छोटी करते हैं, लेकिन क्या है? बहुत बड़े हैं। नाम इनका क्या है? बड़ा है। और इनके पास में अल्फाबेट्स भी ज्यादा है, ज्यादा चोरी करके गए। बात आ रही है समझ में? टी, सी और यू ले गए साथ में, जो कि क्या है? टी फॉर थायमीन। एक नई अडल्ट ABCD तुम्हारे को याद करनी है, जहां पर क्या है? ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, एजी
अगर तुम इसको याद करना चाहते हो पिरिमिडीन को, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, कट। कैसे याद कर सकते हो? कट, CUT, कट। तुम मतलब AG को क्या बोल रहे हो? AG कट। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है? तो कट में क्या हो जाएगा? C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल एंड T फॉर थायमीन। बड़े हैं, नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? छोटा है, सिंगल रिंग है। छोटा है नाम लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? बड़ा है और अल्फाबेट्स भी छोटे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो? तो अगर नाम छोटा है तो चीज़ें भी कम है, नाम बड़ा है तो चीज़ें क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जिनके पास चीज़ें ज़्यादा है उनका साइज़ कम है, और जिनके पास चीज़ें कम है उनका साइज़ ज़्यादा है। बैठ रही है बात की नहीं बैठ रही है? यहाँ समझ आ रही है? चलो, तो अब हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमने शुगर कर लिया, हमने नाइट्रोजनस बेस कर लिया, बचा क्या है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में? फॉस्फेट ग्रुप बचा है। ठीक है, चलो आ जाओ फॉस्फेट ग्रुप की क्या बात करते हैं। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डालने की क्या जरूरत थी? न्यूक्लिक एसिड में या न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? तो ये फॉस्फेट ग्रुप आया है आपका फॉस्फोरिक एसिड से। कहाँ से आया है आपके पास में? फॉस्फोरिक एसिड से आया है। बात समझ में आ रही है? बीच में आपके पास क्या होगा? फॉस्फेट होगा। चारों तरफ आपके पास में क्या होगा? OH, 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 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हमारा? H3PO4, H3 and PO4। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, जो कि क्या देकर जाता है हमारे को? फॉस्फेट ग्रुप देकर जाता है। क्या देकर जाता है? फॉस्फेट ग्रुप देकर जाता है। अब ये क्या है? एक एसिड है। क्या है? एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास में ये कहाँ पर है? DNA पर है। यस और नो? तो DNA का केमिकल नेचर कैसा होएगा? DNA का जो केमिकल नेचर है, क्योंकि उसमें एक हमने एसिडिक ग्रुप जोड़ दिया है, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक एसिडिक ग्रुप जोड़ा, इसलिए DNA का pH कैसे हो जाता है? DNA का नेचर कैसे हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और क्योंकि फॉस्फेट पे क्या है? ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो DNA कैसा होगा? DNA भी नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होगा। कैसा मॉलिक्यूल होगा? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। बेटा ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे क्या करने वाले हैं? DNA की पैकेजिंग करने वाले हैं। किसके अंदर? DNA को पैक कर करके तुम उसका क्या बनाओगे? क्रोमोसोम बनाओगे। तब तुम्हारे को याद आएगा ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप और एसिडिटी इसकी, कि DNA तुम्हारा क्या है? एसिडिक मॉलिक्यूल है। क्यों है ये याद कर लो। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। किस लिए है? फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है, इसलिए हमारे पास क्या है? जो DNA है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है और एसिडिक है नेचर में, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप कौन देके जा रहा है? फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? यस। तो हमारे पास में हमारे न्यूक्लियोटाइड का पूरा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। क्या बन चुका है? पूरा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। शुगर हमने बना लिया, नाइट्रोजनस बेस हमने बना लिया, और हमने क्या बना लिया? फॉस्फेट बना लिया। अब इनको क्या करना है? इनको असेंबल करना है, और मिलकर हमारे को क्या बनाना है? एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है। क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड बनाना है। बात आई समझ में यहाँ कि नहीं आई? आ जाओ बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो कैसे। पहले हम लेंगे एक शुगर। पहले हम क्या लेंगे? एक शुगर लेंगे, और इस शुगर के साथ में हम किसको जोड़ेंगे? एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़ेंगे। बात आई समझ की नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? हम क्या करने वाले हैं? नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने वाले हैं। गॉट इट? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या बना लें? हम एक यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर बना लें।
यस और नो? चलो आ जाओ, शुगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया सबसे पहले डायमंड, दैट इज़ हमारा ऑक्सीजन, फिर हमारा कार्बन 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 कार्बन, और ये हमारा डायमंड पूरा हो गया। ये 1 प्राइम, ये हमारा कौन सा है 2 प्राइम, ये हमारा कौन सा है 3 प्राइम, 4 प्राइम, और यहाँ पे हमारा 5 प्राइम, दैट इज CH2OH। O भारी होता है इसलिए यहाँ पर रखेंगे OH को, और यहाँ पर रिंग के बाहर में ऐसे H नीचे आ जाएगा। लेकिन जब रिंग के अंदर की हम बात करते हैं तो रिंग के अंदर H रहते हैं दोनों तरफ, और क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज है तो 2 प्राइम पे नीचे भी H रहेगा, 3 प्राइम पे ये OH हो जाएगा, और 4 प्राइम पे नीचे क्या रहेगा, H रहेगा। कौन सी शुगर बन गई हमारी? ये हमारी बन गई डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? अब हमारे को इसके साथ में क्या जोड़ना है? एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है। बात आई समझ में? अब अगर हम यहाँ पर बनाते हैं क्या, प्यूरीन। किसको बनाते हैं? प्यूरीन को बनाते हैं। तो प्यूरीन कहाँ से बनेगा? प्यूरीन हमारा जुड़ेगा यहाँ पर उसके 9th नाइट्रोजन से। जो नाइट्रोजन उसकी 9th पोजीशन पे प्रेजेंट होएगा, प्यूरीन वहाँ से जुड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर पिरिमिडीन लगाते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, पिरिमिडीन लगाते हैं, तो हमारे पास में क्या जुड़ेगा? हमारे पास में जो नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे लगा होगा उससे जुड़ेगा। यस और नो? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो अब हमारे पास यहाँ पर लेते हैं एक पिरिमिडीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पिरिमिडीन ले लेते हैं। पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा है? पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में नाम बड़ा है लेकिन क्या है, साइज इसका छोटा है। नाम बड़ा है लेकिन साइज कैसा है, छोटा है। यस और नो? यस और नो? ये क्या बन गया? पिरिमिडीन बन गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? और अब इसके यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। नाइट्रोजन लगाना है कि नहीं लगाना है? ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन है, और इसके और कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन है? 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पर क्या है 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड हो गया। 1 एंड 3rd पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। अब यहाँ नाइट्रोजन के पास में क्या है, H है। नाइट्रोजन के पास में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, आ रही है बात समझ में नहीं कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब क्या हो रहा है, हम यहाँ से किसको निकाल देंगे, यहाँ से हम वाटर को निकाल देंगे। किसको निकाल देंगे? वाटर निकाल देंगे। H2O माइनस कर देंगे, और जैसे ही हम इस H2O को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन है फर्स्ट प्राइम का, वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट प्राइम के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। बना ले डायग्राम, आ जाओ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमारा डीऑक्सीराइबोज को कनेक्ट करता हुआ किससे, हमारे नाइट्रोजनस बेस से। C1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, एंड ये क्या हो गया हमारा CH2OH 5 प्राइम। बात समझ में आ गई? लिख लो यहाँ पे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। जुड़ेगा कौन? वाटर निकल चुका है। वाटर क्या हो चुका है, निकल चुका है। और वाटर के निकलने के बाद हमारे को इसको जोड़ना है हमारे किससे, हमारे पिरिमिडीन से। तो ये C1 जुड़ेगा किससे, N1 से। किससे जुड़ेगा, N1 से। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो कैसे जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया यहाँ पर। अब ये जिस बॉन्ड से जुड़ा है, ये क्या हुआ है, एक बॉन्डिंग हुई है किसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस के और शुगर के बीच में एक क्या हुई है, ये बॉन्डिंग हुई है। क्या हुई है, बॉन्डिंग हुई है। तो अगर हमारे साथ में शुगर जुड़ रहा है किसके साथ में, पिरिमिडीन के साथ में, तो हमारे पास किसके और किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, C1 और N1 के बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है।
किसके बीच में? शुगर और पिरिमिडीन की अगर हम बात करें तो C1 और N1 की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और डायग्राम बनाते हैं जहां पर अब डीऑक्सी राइबोज के बीच में, और आप किसके बीच में बनाओगे? पिरिमिडीन के बीच में बना लिया, प्यूरिन के बीच में बनाते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाएंगे। ये डायमंड हमारा, ये हमारा C1 प्राइम, ये हमारा C2 प्राइम, C3 प्राइम, C4 प्राइम एंड C5 प्राइम CH2OH। यहाँ पर हमारे क्या है? H, ऊपर H, रिंग के अंदर H, रिंग के बाहर में नीचे H, यहाँ पर OH, डीऑक्सी राइबोज है तो H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है? OH है। ऊपर कौन सी रिंग आ रही है हमारी? ऊपर हमारे पास में आ रही है प्यूरिन की डबल मेंबर्ड रिंग, मतलब डबल रिंग आ रही है ना, डबल रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसका N9 है। कौन सा N है? 9 है, और इसके पास भी क्या है? H है, ठीक है। ये C1 प्राइम और ये C9 है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब यहाँ सर क्या निकल जाएगा? ये वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर इज रिमूव्ड, वाटर बाहर निकल गया। तो अब यहाँ क्या बनेगी? बॉन्डिंग बनेगी। किस किस के बीच में? डीऑक्सी राइबोज शुगर। साथ साथ बनाते जाएंगे सब। ये डायमंड बना लिया, ठीक है। ये हमने 4 क्या बना दिए? कार्बन बना दिए। C1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड 4 प्राइम। और यहाँ पर C की पूंछ हमारे पास है, यहाँ 4 प्राइम की, 5 प्राइम की पूंछ, ठीक है। बाहर क्या लगेगा? यहाँ पर ये H लगेगा, अंदर रिंग के अंदर H ऊपर लगेगा। डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो H लगेगा, यहाँ पर OH लगेगा, और यहाँ बाहर है तो H लगेगा। और वहाँ हमारे पास में क्या जुड़ने वाला है? हमारे पास में प्यूरिन जुड़ने वाला है। क्या जुड़ने वाला है? प्यूरिन जुड़ने वाला है, ठीक है। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है? राइट, चलो आ जाओ, प्यूरिन को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये N9 से हमारा जुड़ा है। क्या जुड़ा है? N9 से कार्बन जुड़ा है, और ये हमारी डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गई प्यूरिन की। बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो? तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? C9 के साथ में C1 जुड़ गया है। मतलब अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर जुड़ रहा है प्यूरिन के साथ में तो वो क्या बॉन्डिंग कहलाएगा? शुगर का तो C1 प्राइम है, और प्यूरिन का N कौन सा है? नंबर 9 वाला। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रही है पिक्चर यहाँ पर कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है? अभी बात देखो, एक बात यहाँ पर और है बहुत बड़ी। हमारे पास में शुगर बॉन्ड कर रहा है नाइट्रोजनस ग्रुप से, पिरिमिडीन से, एक बॉन्ड से। ये एक बॉन्ड है C और N के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्यूरिन भी बाइंड कर रहा है एक बॉन्ड से। दोनों जगह क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। और जब हमारा क्या होता है? एक शुगर अपने कौन से कार्बन से? शुगर अगर अपने कार्बन 1 से बाइंड कर रहा है, किससे बाइंड कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड with either N1 of pyrimidine और N9 of purine रिस्पेक्टिवली लिख दे ब्लॉक के अंदर। क्या लिखे? N1 किसका होगा? पिरिमिडीन का, और N9 किसका होगा? प्यूरिन का। बात आ रही है समझ में? रिस्पेक्टिवली। तो क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। यस और नो? यस और नो? जो बॉन्ड एक शुगर के कार्बन 1 और नाइट्रोजनस बेस के नाइट्रोजन के साथ में बन रहा है, उस बॉन्ड को आप कहकर जाते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलकर जाते हो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यस और नो? यस और नो? बात आ रही है समझ में? आर यू कॉपिंग मी? यस और नो? ठीक है, ये क्या बनाया हमने? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया। तो हमारी जो शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस से किससे जुड़ी हुई है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। क्लियर? चलो
अब हम बनाएंगे, हमने शुगर और नाइट्रोजनस बेस को तो जोड़ लिया, अब क्या करना है, शुगर के साथ में फॉस्फेट को जोड़ दें, शुगर के साथ में फॉस्फेट को जोड़ दें, यस और नो, यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फटाफट से एक शुगर बना लेते हैं, ये हमारे कार्बन, ये हमारा डायमंड ऑक्सीजन, ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, और यहाँ पर ये क्या आ गया, 5 प्राइम, ठीक है। इसके साथ में पहले तो यहाँ पर लगा देते हैं हम, यहाँ ऊपर क्या लग रहा है हमारा, यहाँ पे ऊपर हमारी लग रही है रिंग, लग रही है कोई, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस लगा दो, अपन लगा देते हैं यहाँ पर पिरिमिडीन, पिरिमिडीन लगा दिया, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, पिरिमिडीन लगा दिया हमने, ये बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, अब यहाँ पर हमारे को लगाना है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था, ठीक है, ये क्या है, OH था, OH के साथ में आपके पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है, यस और नो। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से तुम निकाल दो वाटर, क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये कैसा बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा, ये हमारी क्या है, पेंटोज शुगर है, जो कि किससे जुड़ी हुई है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एक हमारे नाइट्रोजनस बॉन्ड से, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी हुई है, और साथ ही में हमारे पास यहाँ पर CH2O, और यहाँ से ये निकल गया, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में P है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, फॉस्फेट जुड़ गया, गेट इट, समझ आ रही है बात। अब जिस बॉन्ड से हमारे पास ये शुगर से ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ये क्या बन गया, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड कहलाता है। क्या बोल रहे हैं इसको हम, एस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। आ रही है बात समझ में, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसी से ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है या ऊपर वाली जो शुगर है, नेक्स्ट शुगर जो है वो भी क्या बनाएगी, एस्टर बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इससे हमारे पास में, चलो आगे जाके देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में ये क्या है, शुगर है, और शुगर से क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नाइट्रोजनस रिंग जुड़ी हुई है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में ये CH2 है, ठीक है, और हमारे पास में क्या है, ये एस्टर बॉन्ड बना हुआ है P के साथ में, ठीक है, ये क्या है, फॉस्फेट है। अब इस फॉस्फेट के साथ में एक और एस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा, यहाँ पर किसने बनाया है, यहाँ पर हमारे पास में किसने बनाया है, ये 5 प्राइम है ना, 5 प्राइम के एंड पर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मतलब इस शुगर का क्या, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, पहली शुगर का क्या, 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप किससे बनाएगा, इसको थोड़ा अगर हम छोटा कर ले, इसको अगर हम छोटा कर ले, क्योंकि हमारे को ऊपर और क्या बनाना है, एक और रिंग बनानी है, ठीक है, जगह कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये O, ये P, ठीक है, और इसके पास में ये O और है। अब नेक्स्ट रिंग, यहाँ पर क्या था, OH था ना, क्या था यहाँ पर, OH था। अब नेक्स्ट रिंग का क्या होगा, नेक्स्ट रिंग का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डायमंड है, इसका कार्बन, यहाँ पर H है, ये H है, ये तो अनरिएक्टिव है, ठीक है, OH नहीं है, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है, CH2 के पास में फॉस्फेट ग्रुप है 5 प्राइम के पास में। ये कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला, ये 3 प्राइम का है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बीच में से फिर से क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है, वाटर इज रिमूव्ड, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, और यहाँ पर एक दूसरा क्या बन जाता है, एक और एस्टर बॉन्ड बन जाता है, एक और एस्टर बॉन्ड 2 बन गया यहाँ पर।
बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कि अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, ठीक है। इसका ये क्या है, 5 प्राइम वाला कार्बन है। 5 प्राइम वाले कार्बन ने क्या किया है, एक एस्टर बॉन्ड बनाया है किसके साथ में, फॉस्फेट ग्रुप के साथ में। और इस फॉस्फेट ने नेक्स्ट शुगर के किसके साथ में बनाया है, 3 प्राइम वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में क्या बना लिया है, क्या बना लिया है, हमारा एस्टर बॉन्ड बना लिया है। यस और नो, यस और नो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गए हैं, ये हमारा 1 प्राइम 2 प्राइम कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा C, दिस इज 3 प्राइम 4 प्राइम कार्बन, और ये क्या है CH2, और यहाँ पर 5 प्राइम का फॉस्फेट, क्योंकि ये 5 प्राइम है, ठीक है। तो 5 प्राइम के फॉस्फेट ग्रुप के साथ में 3 प्राइम का कौन लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, क्योंकि पानी रिमूव हो गया ना यहाँ से, ये पानी रिमूव हो गया, यस और नो, वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या बना COPO, तो ये क्या बन गया, इस फॉस्फेट ने हमारे साथ में यहाँ पर भी क्या बना लिया, एस्टर बॉन्ड बना लिया, आगे वाली रिंग के साथ में शुगर के साथ में, और पिछली वाली शुगर के साथ में भी क्या बना लिया, एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड 1, ये एस्टर बॉन्ड 2, और इन्वॉल्व कौन हो रहा है, फॉस्फोरस। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलकर जा रहे हैं, इस पूरे बॉन्ड को हम बोलकर जा रहे हैं फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फोरस ऐड हुआ है, ये क्या है, फॉस्फोरस है। एंड डाई एस्टर, दो है हमारे पास में एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बन चुका है हमारा यहाँ पर। क्या आपको समझ आ रही है बात, क्या आपको बात समझ आ रही है, येस और नो, कि ये क्या बना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है। मतलब कि एक शुगर नेक्स्ट शुगर से कैसे कनेक्टेड रहती है, 5 प्राइम के फॉस्फेट के साथ में, 5 प्राइम वाले कार्बन के फॉस्फेट के साथ में आगे वाले का 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा और क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाए, 2 एस्टर बॉन्ड बने। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, यस और नो। चलो, तो अब हमारे पास में ग्लाइकोसिडिक बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप सिर्फ शुगर को जोड़ रहे हो किसके साथ में, नाइट्रोजनस बेस के साथ में, नाइट्रोजनस बेस के साथ में, तो ये जो आप कंपाउंड बना रहे हो ये क्या है आपका, दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है आपका, न्यूक्लियोसाइड है। अगर इसी में आप ज्वाइन कर देते हो अपना शुगर, साथ में नाइट्रोजनस बेस जोड़ देते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस के शुगर के साथ में आप क्या लगा देते हो, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में आप और क्या अटैच कर देते हो, फॉस्फेट ग्रुप को भी अटैच कर देते हो। तो ये क्या बन जाता है आपका, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। बस किसका डिफरेंस है, फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियोसाइड इज sugar plus nitrogenous base and nucleotide is sugar plus nitrogenous base plus linked with phosphate group. Clear or no? Glycosidic bond clear or no? और हमारे पास में phosphodiester bond clear? Yes. बचता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि हमारा जो डीएनए है, हम डीएनए की बात कर रहे थे, हमारा जो डीएनए है ऐसे ना बनाते, चलो इसको स्ट्रेट बना लेते हैं, ठीक है। हमारा जो डीएनए है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर क्या है, हमारी एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये ऐसी है, और इसके यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एक बेस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एक बेस जुड़ा हुआ है। चलो इसको ऐसे नहीं बनाते, अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, कुछ चेन्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कुछ चेन्स बना रहे हैं। तो ये हमने क्या बनाई, एक हमारे पास में शुगर बना ली, ठीक है, 5 प्राइम कार्बन से, 5 प्राइम कार्बन से इसने फॉस्फोडाइएस्टर ग्रुप के साथ में, बॉन्ड के साथ में
नेक्स्ट के OH से जुड़ गया, ये कहाँ से, 3 प्राइम वाले कार्बन पे, ठीक है। और ये फिर आगे यहाँ पर ये 5 प्राइम कार्बन से फिर ये आगे बना रहा है, ऐसा ही चल रहा है। ये क्या है, यहाँ नीचे ये इससे बनाएगा, यहाँ पर क्या होगा, O होगा, P होगा, O होगा और यहाँ पे दूसरी रिंग होगी। ये एक चेन हो गई। दिस इज वन चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, येस और नो। और इनके यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या हो रहे होंगे, यहाँ से जुड़े हुए हैं नाइट्रोजनस बेस। मान लो ये A जुड़ा हुआ है और मान लो ये क्या जुड़ा हुआ है, ये हमारा जुड़ा हुआ है C जुड़ा हुआ है। हमने दोनों क्या जोड़ दिए, एक प्यूरिन जोड़ दिया और एक क्या जोड़ दिया, पिरिमिडीन जोड़ दिया। बात आ रही है समझ में। अब क्या होगा दूसरी तरफ, ये तो कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है 5 प्राइम, यहाँ से 5 प्राइम फिर 3 प्राइम, ये क्या है यहाँ पर 3 प्राइम है इसका, ठीक है, और फिर 5 प्राइम। सो दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हमारा डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है हमारा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होता है ना, वो उल्टा दौड़ रहा होता है, मतलब कि इसकी रिंग उल्टी बनेगी, यहाँ पे ये ऐसे बनेगी, यहाँ पर इसका उल्टा डायमंड होएगा। आ रही है बात समझ के, नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ से इसकी बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर क्या है O P O और फिर यहाँ पर क्या आएगा, वापस से इसका क्या आएगा, यहाँ पर ये किससे जुड़ेगा, ये तो 5 प्राइम से जुड़ा है, यहाँ पे 3 प्राइम होगा, यहाँ पर इसका ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, यस और नो। ये अंदर की तरफ आएगा यहाँ पर, ठीक है, अंडरस्टूड। ये ऐसे आ रही है बात समझ। और फिर इसके यहाँ से क्या आएगा, O P O और फिर नीचे नई रिंग जुड़ेगी। और ये भी क्या प्रोजेक्ट कर रहा होगा, अपने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट कर रहा होगा ऐसे। A के सामने कौन आना चाहिए, ये आ गया यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब बात आ रही है हमारी बेस पेयरिंग की। किससे आ रही है, बेस पेयरिंग की बात आ रही है। तो हमेशा एक प्यूरिन किससे बाइंड करके जाएगा, एक पिरिमिडीन से बाइंड करके जाएगा। किससे बाइंड करके जाएगा, हमेशा ये रूल रहता है हमारा कि एक प्यूरिन बाइंड किससे करके जाएगा, एक पिरिमिडीन से बाइंड करके जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें A की, तो A बाइंड करता है T से, दैट इज एडेनिन बाइंड्स विथ थायमीन। बात समझ में आ रही है। देन वी हैव गुआनिन बाइंड्स विथ साइटोसिन। और हमारा यहाँ क्या बच रहा है, यूरासिल बच रहा है। तो यूरासिल बाइंड्स विथ एडेनिन। और जो यूरासिल है ये A और U की बाइंडिंग आपको सिर्फ कहाँ मिलती है, RNA में मिलती है। बाकी AT और GC बाइंडिंग आपको कहाँ मिलती है, DNA में मिलती है। कहाँ मिलती है, DNA में मिलती है। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है, यस और नो। तो अब अगर ये रूल अगर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, ये रूल अगर हमने यहाँ फॉलो किया कि A बाइंड करेगा T से, तो कुछ ना कुछ बॉन्ड्स बनने चाहिए बीच में, कुछ ना कुछ बॉन्ड बनने चाहिए बीच में। मतलब पहले तो विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो जब A और T बाइंड करते हैं तो A और T बाइंड विद प्यूरिन बाइंड विद पिरिमिडीन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से A और T जुड़ेगा। आ रही है बात समझ में। एंड हमारे पास में जो G और C है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना दो। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। हमेशा प्यूरिन बाइंड करता है पिरिमिडीन से, सो एडेनिन बाइंड करता है हमेशा थायमीन से डीएनए में, और आरएनए में एडेनिन बाइंड करता है यूरासिल से, वही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट। किससे बाइंड करता है, यूरासिल से। बात समझ आई कि नहीं आई। एंड गुआनिन बाइंड करता है साइटोसिन से, आरएनए में भी गुआनिन बाइंड करता है 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से, एंड वाइस वर्सा। और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बन रहे हैं, इन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स हैं ये, विच बॉन्ड्स आर दीज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तीनों बॉन्ड्स हो गए, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइस्टर एंड हाइड्रोजन। बेस पेयरिंग समझ आ गई, बेस पेयरिंग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि किसका जो पेयर है वो टाइटली बॉन्ड होगा, टाइटली किसका पेयर बॉन्ड होगा, किसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगी, AT को कि GC को, AT को कि GC को। किसी को तुमने एक हाथ से पकड़ रखा है तो तुम दोनों को छुड़ाना आसान होगा कि तुमने दोनों ने दो हाथ से पकड़ रखा है उसको छुड़ाना आसान होगा। जायज सी बात है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि G और C को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, या CG वाइस वर्सा भी अगर हम करें, क्योंकि इनके बीच में क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, टाइटली एकदम क्या है, अटैच्ड है, कनेक्टेड है, बॉन्डेड है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? सो दिस इज योर ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, दैट इज योर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इतनी बात समझ आ गई? एक बार फटाफट से थ्योरी का क्या निकालेंगे, चैप्टर निकालेंगे, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, 2 तरीके के हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं। कौन कौन से? DNA भी रहता है, RNA भी रहता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे DNA के बारे में, तो DNA क्या है, प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक मटेरियल बोल के जाते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में, मोस्टली ऑल ऑर्गेनिजम्स। शुगर क्या है DNA में, डीऑक्सीराइबोज है। कैसा रहता है हमेशा हमारे पास में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये ऑपोजिट पोलैरिटी रहती है। यस और नो? अभी हमने बनाया था यस और नो, तो ये कैसा रहता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है। कैसा रहता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। इसमें अगर हम नाइट्रोजनस बेसेस की बात करें तो हमारे पास में प्यूरीन में क्या है, A और G है, एडेनिन गुआनिन है। पिरिमिडीन में क्या है, थाइमीन एंड साइटोसिन है, थाइमीन एंड साइटोसिन है। बात समझ में आ रही है? RNA की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस में। RNA जब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी, सो RNA ही हमारा क्या था, इनिशियल जेनेटिक मटेरियल था। बट RNA क्योंकि स्टेबल नहीं था और वो उसमें बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जैसे वो अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा था, स्टेबल नहीं रख पा रहा था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, कैटालिटिक था, तो वो स्टेबल नहीं था। क्या था, उसमें म्यूटेशन फास्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से ये क्या नहीं बन पाया, हमारा जेनेटिक मटेरियल इसको सपोर्ट नहीं कर पाया। क्योंकि हमारे नेचर का क्या रूल है, द नेचर में हर चीज़ मूव करती है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। येस और नो? तो ये स्टेबल नहीं था, इसलिए इसको क्या नहीं बनाया, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाया। लेकिन शुरुआत के कुछ टाइम में कुछ वायरसेस में, जैसे हमारे पास ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जैसे हमारे पास में इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे हमारे पास में टोबैको मोज़ैक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज है, इन सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, RNA है। शुगर कौन सी लगती है, राइबोज लगती है। यूजुअली कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड को तोड़ना ज़्यादा आसान है कि डबल स्ट्रैंडेड को तोड़ना ज़्यादा आसान है? जायज़ सी बात है, सिंगल स्ट्रैंडेड ज़्यादा एक्सपोजर दे रहा है आपको, तोड़ दो आसानी से जाके। येस और नो? जब तुमने वो बाहुबली मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें क्या बनाते हैं, भेदने की रणनीति बनाते हैं। तो उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं फ्रंट वाली, तो 2 को तोड़ना आसान था कि 1 को तोड़ना आसान होएगा? हमेशा 1 को तोड़ना आसान होगा। तो ये क्या है, अनस्टेबल है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। देन अगर हम इसमें नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो प्यूरिन तो वैसे के वैसे ही है, एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडीन की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पिरिमिडीन में हमारे पास यहाँ पर थाइमीन नहीं होता है। आगे जाके आप ये बात सुनेंगे कि थाइमीन ना होने की वजह से भी जो RNA है वो क्या है, अनस्टेबल है। ये भी एक रीज़न है कि RNA में हमारे को क्या मिलता है, यूरासिल मिलता है थाइमीन की जगह। इसकी वजह से भी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला मॉलिक्यूल नहीं बन पाया। ये क्या बना, ट्रांसमिशन करने वाला मॉलिक्यूल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला मॉलिक्यूल बना। बात आ रही समझ में? फिर आते हैं किन किन में प्रेजेंट है, एड्स, TMV, इन्फ्लुएंजा, इन सब में RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? फिर हमने बोला कि जो हमारा क्या है, RNA है, वो क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। देख रहे हो आप, RNA क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज्ड हैं, खुली हुई हैं, तो ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा। साथ ही में इसमें थाइमीन की जगह क्या है,
यूरासिल है। थायमीन की जगह क्या है? यूरासिल है। यहाँ बात करें अगर हम डीएनए की, तो डीएनए पूरा पैकेज्ड मटेरियल है, कहीं से भी एक्सपोज नहीं है। नाइट्रोजनस बेसेस भी इसके क्या है? एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पर क्या है? दिस लुक्स लाइक अ स्टेबल मॉलिक्यूल और डबल स्टैंडर्ड रहता है। साथ में इसमें क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन है, विच गिव्स एडिशनल स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे को ये पता है कि जो आरएनए है वो बहुत सारे काम करता है। उसने हर जगह अपने साथ में क्या फैला रखे? हाथ फैला रखे। रावण की तरह जो आरएनए है उसके बहुत सारे फेसेस है, मल्टीपल वेज में वो प्रेजेंट है। मैसेंजर की तरह काम करता है, एमआरएनए की तरह काम करता है। अगर आपको याद हो, अपन ने एक टर्म बोला था सेंट्रल डॉगमा। क्या बोला था? सेंट्रल डॉगमा। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा? ये होता है कि भाई डीएनए का जब हम क्या करते हैं, आपने नाम सुना होगा ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन जब करता है तो क्या बनता है? एक आरएनए बनता है जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं, और एमआरएनए का जब क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, तो वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। दिमाग में छोटी सी चीज बिठा लो, ठीक है? तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये क्या करता है? मैसेंजर है तो कैरी करेगा इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मैसेंजर से हमारे को क्या याद आता है? वो उड़ता हुआ कबूतर याद आता है जिसके मुंह में चिट्ठी होती है। आ रही है बात समझ में? वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या पहुंचाता है? मैसेज पहुंचाता है। तो ये आरएनए क्या कर रहा है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है जिससे कि प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके। हमारी बॉडी में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, आंखों का कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, इसकी इंफॉर्मेशन आ सके। नाक हमारी पॉइंटेड होगी कि ब्लंट होगी, इसकी इंफॉर्मेशन आ सके। बाल ब्राउन होंगे कि ब्लैक होंगे, इसकी इंफॉर्मेशन आ सके। हाइट टॉल होगी कि शॉर्ट होगी, इसकी इंफॉर्मेशन आ सके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है? एमआरएनए पहुंचा रहा है। कैसे? ट्रांसलेशन होके प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। अब जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन में अमाइनो एसिड लाने पड़ते हैं, यस, और अमाइनो एसिड को जोड़ना पड़ता है, ठीक है? और अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए किसको देना पड़ता है? राइबोसोम को। तो कहीं से अमाइनो एसिड के पूल में से अमाइनो एसिड लाना पड़ता है, राइबोसोम को देना पड़ता है। मतलब पूल में से राइबोसोम को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। मतलब कि ये कौन कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए कर रहा है। हमारा ट्रांसफर आरएनए कर रहा है, जो कि ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक। बात आ रही है समझ में? ठीक है। और असेंबली में, प्रोटीन्स के असेंबली में, अमाइनो एसिड के असेंबली में मदद कर रहा है। कौन से प्रोसेस में? ट्रांसलेशन में। फिर एक और आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। जब आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन तो वहां पर आप एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि राइबोसोम नामक एक स्ट्रक्चर होता है जिसके पास में एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट होता है। 50S 30S ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक आरएनए होता है। इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है। ये क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आरएनए। इनका प्रोटीन सिंथेसिस से कोई काम नहीं है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना के जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इनका काम क्या है? स्ट्रक्चर बनाना और कैटेलाइज करना। अमाइनो एसिड से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। आ रही है बात समझ में? फिर हम आते हैं यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के ऊपर। न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेस को, शुगर को अगर नाइट्रोजनस बेस से जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। शुगर की अगर हम बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। बात समझ आ रही है? नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो अगर हम प्यूरिन की बात करते हैं और अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारे पास में एजी, और यही एजी हमारे आरएनए में भी होंगे प्यूरिन्स की जगह। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पिरिमिडीन की तो हमारे पास में पिरिमिडीन में डीऑक्सीराइबोज में क्या होंगे? थाइमीन एंड साइटोसिन, और राइबोज में आरएनए में क्या होंगे हमारे पास में? थाइमीन की जगह यूरासिल और साइटोसिन की जगह साइटोसिन। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम यहाँ बात करें तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास में कैसा है? शुगर भी होगा, नाइट्रोजनस बेस भी होगा, साथ में जुड़ कौन जाएगा? फॉस्फेट टंग जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अगर हम बोलते हैं कि एक फॉस्फेट जुड़ गया है तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ रही है? अगर दो फॉस्फेट जुड़ के जा रहे हैं तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट जुड़ रहे हैं, और तीन जुड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलकर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एडेनिन है यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस तो उसको तुम बोलोगे एटीपी, गुआनिन है तो तुम उसको बोलोगे जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर हम शुगर से ऊपर उठ के चले हमारे नाइट्रोजनस बेसिस पे तो दो तरह के होते हैं, प्यूरिन जो कि क्या होता है, नाम छोटा बट शरीर बड़ा, टू रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस है, ये दोनों में मिलेगा, डीएनए में भी और आरएनए में भी मिलेगा। कौन कौन से हैं, प्यूरिन है, 9 मेंबर्ड रिंग है, 1, 3, 7 और 9 पे क्या है, नाइट्रोजन है। आ जाओ देखते हैं कैसे। ये रहा 1 पे नाइट्रोजन, 3 पे नाइट्रोजन एंड 7 पे नाइट्रोजन एंड 9 पे नाइट्रोजन, राइट। ये एडेनिन है, वो गुआनिन है। स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमारे पास में प्यूरिन में क्या है, 9 मेंबर्ड रिंग है, और 1, 3, 7 और 9 पे क्या है, हमारा नाइट्रोजन है। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है किससे बनता है, नाइट्रोजन जो 9th पोजीशन पे प्रेजेंट है, जो कहाँ प्रेजेंट है, 9th पोजीशन पे प्रेजेंट है, इससे हमारा क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। बात आई समझ में? फिर हमारे पास में कौन है, पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन क्या है, 1 रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस है। क्या है, 1 रिंग नाइट्रोजनस बेस। थाइमीन में क्या होगा, थाइमीन कहाँ होगा, डीएनए में होगा। यूरेसिल कहाँ होगा, आरएनए में होगा। और साइटोसिन तो दोनों में ही है, डीएनए और आरएनए में। यस और नो? स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, बेसिक हमारा पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। देखो क्या है, 1 पे नाइट्रोजन एंड 3 पे नाइट्रोजन, 2 तो ये रहा, 1, 2 हमने क्या बोला था, 1 एंड 3 पे क्या होएगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और 1 वाले से हमारा क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। यस और नो? यस और नो? ये क्या है, हमारा 1 वाला है, इससे ही क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। थाइमीन क्या कहाँ होगा, सिर्फ और डीएनए में होगा। यस और नो? साइटोसिन कहाँ होगा, डीएनए और आरएनए दोनों में होगा, और पहले नाइट्रोजन से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यूरासिल कहाँ होगा, आरएनए में होगा। यहाँ पर भी जो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, उससे हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। बात आ रही है समझ में? कैसे बनते हैं, एडेनिन किससे बाइंड करता है, एडेनिन बाइंड करता है डीएनए में थाइमीन से, यूरासिल आरएनए में। कितने बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और साइटोसिन और गुआनिन किससे बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। बात समझ में आ रही है, यस और नो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग क्या होती है, द लिंकेज बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोज शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देख ले, आ जाओ देख लेते हैं कैसे। ये हमारा नाइट्रोजनस शुगर है, प्यूरिन है, यहाँ पर क्या है हमारा डीऑक्सीराइबो शुगर है, 1st प्राइम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और 9 प्राइम के नाइट्रोजन के साथ में हमारा यहाँ से वाटर क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, एंड यहाँ पर क्या बन गई है, एक बॉन्डिंग बन गई है, जिसको हमने क्या बोला है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला है। यस और नो? फिर आते हैं हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे, जो कि क्या है, बॉन्ड बिटवीन 2 adjacent nucleotides of 2 adjacent sugars at 3 prime and 5 prime positions with phosphate group। बात समझ में आ रही है? 5 प्राइम पे क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप होएगा, और 3 प्राइम पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होएगा। यस और नो? इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर। डाइएस्टर क्यों, क्योंकि 2 के बीच में 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। यस और नो? बात याद आई कि नहीं आई? इसको क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। डायग्राम देखो,
यहाँ पर क्या हुआ है, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एक एस्टर बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, एक एस्टर बॉन्ड, ठीक है। पहले फॉस्फेट के बीच में यहाँ और यहाँ क्या होगा, ये वाला जो क्या है, ये एक एस्टर बॉन्ड है, यस और नो, और यहाँ में क्या बन रहा है, एक और एस्टर बॉन्ड बन रहा है, और दो न्यूक्लियोटाइड्स के शुगर के बीच में क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर तुमसे पूछा जाता है कि दो शुगर्स कितने एस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो तुम क्या बोलोगे, दो एस्टर बॉन्ड कि एक एस्टर बॉन्ड, दो एस्टर बॉन्ड। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, एक एस्टर बॉन्ड ये वाला और एक एस्टर बॉन्ड ये वाला, इसलिए इसको क्या बोला है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला है। यहां से भी क्या रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव होएगा। ऐसे कर करके, ऐसे ज्वाइन कर करके ये देखो कैसे बन रहा है, ठीक है। ये पूरा क्या बन रहा है, चेन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और हर शुगर से क्या निकल रही है, एक हमारे पास में बेस लग रहा है, फिर ये एक बेस लग रहा है, फिर ये एक बेस लग रहा है, फिर नेक्स्ट शुगर पे एक बेस लग रहा है, यस और नो। ऐसे करते करते पूरा हमारे पास में क्या बन रहा है, एक हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है, यस और नो। तो ये शुगर है, फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर शुगर, फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर शुगर, फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर शुगर, और शुगर अंदर की तरफ क्या प्रोजेक्ट कर रही है, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये तो क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यू रन कर रही है, ये कैसे रन कर रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब अगर हम इसके ऑपोजिट, इसको डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए एक और बॉन्ड, एक चेन लगाते हैं, तो उसकी कैसे होगी, उसकी उल्टी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो शुगर उल्टी हो गई, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, ये क्या है, ये इस पोलैरिटी में चल रही है, कैसे चल रही है, यहाँ पर इस पोलैरिटी में चल रही है, यस और नो। वहां पर क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दे आर एंटी पैरेलल, ये यूं जा रही है और ये इस तरफ आ रही है, और अंदर अपने अपने क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस ए और टी जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो गुआनिन और साइटोसिन किससे जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, यस और नो। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, ये आपके डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन कौन बना रहा है, कौन सा बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन चेन बना रहा है, तो आप बोलोगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज द बैकबोन ऑफ योर न्यूक्लिक एसिड चेन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, डीएनए, आरएनए, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, हमारे प्यूरिन, पिरिमिडीन कैसे बाइंड करते हैं, कितने बॉन्ड से बाइंड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बन रहा है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ बन रहा है। सो दिस कंप्लीट्स आवर फाउंडेशन, हमारा जो बेस है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कि जहाँ बात करेंगे हम कि हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे मिला हमें, कि वो डीएनए होगा कि आरएनए होगा, और अगर डीएनए होगा तो वो क्यों होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।